हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का द बायोलॉजी पाठशाला में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सभी लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। चलिए समय को बिना गवाए क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सेल यानी कोशिका। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। चलिए पढ़ने से पहले हम लोग जो कल डीपीपी दिए थे वो डीपीपी देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से वो 2 क्लास पढ़े होंगे तो डीपीपी बन गई होगी। डीपीपी के पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद पढ़ते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, तो डीपीपी में क्या दिया गया था? कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक। आरबीसी की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक। मृत एवं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी एवं जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। फिर क्या पढ़ेंगे? जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? तो परिभाषा ही है, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। फिर पढ़े थे कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम क्या पढ़ेंगे इसको? कोशिका के अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। फिर एक अगला क्वेश्चन क्या है? पादप एवं जंतु का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पादप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? बॉटनी में। और जंतुओं का अध्ययन किस में किया जाता है? जूलॉजी में। फिर क्या है अगला क्वेश्चन? कोशिका की खोज किस सन में हुई थी? कोशिका की खोज किस सन में हुई थी? 1665 में। किस सन में हुई थी? 1665 में। फिर क्वेश्चन अगला था, शुक्राणु की खोज किसने किया था? तो शुक्राणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने किया था। ये बताया गया था कि ल्यूवेन हॉक ने 5 जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, उनमें से एक कौन थी? शुक्राणु कोशिका थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं सेल थ्योरी। आज की क्लास क्या है? सेल थ्योरी। लेक्चर नंबर कौन सा है? 3 है। तो सेल थ्योरी में क्या पढ़ेंगे? देखो, सेल थ्योरी यानी इसको क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। यानी सेल थ्योरी कब दी गई थी? 1838 और 1839, है ना? 2 सन में। ठीक है, एक 38 और एक 39। तो कोशिका सिद्धांत कितने लोगों ने दिया? 2 लोगों ने। एक थे स्लाइडन और दूसरे थे स्वान। क्या पूछा कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो एक स्लाइडन और दूसरा स्वान। ठीक है, अब पूछा जाए स्लाइडन कहाँ के थे? ये जर्मन के बॉटनिस्ट थे। ठीक है, कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट। स्वान क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट। लेकिन पहले की जो एनसीईआरटी थी तो उस एनसीईआरटी में क्या लिखा था कि स्वान जो है कहाँ के हैं? ब्रिटिश के हैं। लेकिन अब क्या हुआ? एनसीईआरटी में सुधार किया गया और बताया गया कि जो स्वान है वो कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। कौन है? जूलॉजिस्ट हैं। तो कोशिका सिद्धांत किस जब दिए थे, स्लाइडन ने क्या कहा? किस सन में दिए थे? 1838 में। उन्होंने क्या बोला? सभी पादप कोशिकाओं के से बने होते हैं। फिर स्वान 1839 में, है ना, अपना सिद्धांत दिया और उन्होंने क्या बताया? सभी जंतु कोशिका से बने होते हैं। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर किसका क्या दिया? कोशिका सिद्धांत। तो अपना कथन स्लाइडन ने 1838 में दिया और स्वान ने अपना कथन 1839 में दिया। इसलिए इन दोनों लोगों ने मिलकर ये सिद्धांत दिया। इसलिए इस सिद्धांत के बगल में क्या डाला गया? कब दिया गया था? 1838 और 1839 में। हम अभी क्या पढ़ेंगे? स्वान जो है क्या बताया? सभी जंतु कोशिका से बने थे। क्या है? इनका कथन है। अभी सिद्धांत नहीं दिए। सिद्धांत देंगे तो उन दोनों लोगों को दोनों अपनी भाषा को मिक्स करेंगे तब। ठीक है, अपने कथन को इकट्ठा करेंगे फिर एक वो देंगे थ्योरी। फिर क्या लिखा है एनसीईआरटी में? क्या है? एक शब्द है जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली या कोशिका आवरण, ना, या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। यानी इसकी खोज किसने की थी? स्वान ने की थी। हम कल पिछली क्लास में चर्चा किए थे स्वान ने किसकी खोज की थी? कोशिका झिल्ली की। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? जो एक कथन और दिए थे अपने उसमें, क्या बोले? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होती है। ठीक है, तो देखो अगर देखा जाए तो स्वान कौन थे? जूलॉजिस्ट थे। लेकिन बता किसके बारे में रहे हैं? पादप के बारे में। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कि जंतु कोशिका में नहीं होती। ये बताना किसको था? स्लाइडन को, क्योंकि वो बॉटनिस्ट थे। लेकिन बता कौन रहे? जूलॉजिस्ट। ठीक है, अब दोनों लोग क्या करेंगे? सम्मिलित रूप से अपना सिद्धांत देंगे। तो इन्होंने सेल थ्योरी कब प्रस्तुत की थी? 1839 में। और उन्होंने क्या बताया कि सभी जीवधारी, क्या बताया? सभी जीवधारी कोशिका से निर्मित होते हैं या तो उनके उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी कमी क्या थी? उन्होंने ये नहीं बता पाया कैसे निर्मित होते थे। क्या लिखा? कोशिका किससे निर्मित हुई या नहीं, यह चीज़ उन्होंने नहीं बताई। इसलिए क्या था? कोशिका सिद्धांत क्या रहा? अधूरा रहा।
यानी इन्होंने क्या कहा, सभी जीवधारी कोशिका से निर्मित होते हैं या तो उनके उत्पाद से। लेकिन कमी क्या मिली इनके अंदर कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि कैसे निर्मित हुई। ठीक है, तो ये नहीं बता पाया, जिसके कारण क्या हुआ, ये सिद्धांत अधूरा था। फिर सन 1855 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने क्या दिया, एक शब्द दिया, ओमनीज सेलुल ई सेलुला। ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो उन्होंने अगर मान लो पूछा जाए कि रुडोल्फ विर्चो ने क्या शब्द दिया था, क्या था, क्या लिखेंगे, ओमनीज सेलुल ई सेलुला। ठीक है, ये सिद्धांत ये शब्द बोलने के बाद उन्होंने क्या दिया, बताया कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण, क्या बोले कि जो नई कोशिकाएं होती हैं तो उनका निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। जैसे देखो, जैसे क्या है, एक कोशिका है, क्या है, एक कोशिका है, एक कोशिका में क्या केंद्रक है, ठीक है, सभी कोशिकांग भी हैं। तो क्या करेगा, 1 से 2 करना है। तो ये अभी कैसी कोशिका है, देखो अब ये क्या करेगी, विभाजन। तो याद रखना कि हमारे जो शरीर, जो चीज़ें अगर कोशिका अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं तो समसूत्री विभाजन करती हैं। जैसे हमारे शरीर में भी वृद्धि हो रही है, पहले हम छोटे थे, अब धीरे धीरे क्या हो, बड़े हुए। तो कैसे होंगे, जब हमारी कोशिकाएं क्या की होंगी, विभाजन की। और कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो कोशिका क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। जब समसूत्री विभाजन करेगी, ठीक है, समसूत्री विभाजन, कितनी कोशिकाएं बनी, 2 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं बनी, 2 कोशिका। इसी तरह ये कोशिकाएं जब मैच्योर हो जाएंगी तो ये पुनः विभाजन करेंगी, कितनी कोशिकाएं बनाएंगी, ये भी 2 कोशिका और ये भी 2 कोशिका। पहले कितनी कोशिकाएं थी, 1, अब कितनी हो गई, 4। इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो कैसे हो रही है, पुरानी कोशिकाएं, लिखा है ना, नई कोशिकाओं का निर्माण, यानी ये नई कोशिकाएं हैं तो इनका निर्माण कैसे हो रहा है, पुरानी कोशिकाओं से हो रहा है। अगर पूछा जाए कि नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होता है, तो हम कहते हैं पुरानी कोशिका। कौन सी विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। ये चीज़ किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने क्या बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ऐसे समसूत्री विभाजन होता जाएगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। यही चीज़ किन लोगों ने बता पाया था, स्लाइडन और स्वान। उन्होंने बताया सभी जीव जो होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। उनसे पूछा गया कैसे बने होते हैं, जैसे एक कोशिका से बने, तो वही एक कोशिका क्या होती है, वो एक जीव का निर्माण करती है। तो उन्होंने ये नहीं बता पाया कि एक जीव का निर्माण हो रहा है, तो कोशिकाओं से तो हो रहा है, लेकिन ये कर कैसे रहे हैं ये नहीं पता था। क्योंकि वो क्या करते, कोशिकाएं विभाजन करेंगी तब क्या होगा, और अधिक कोशिकाएं बनेंगी। ऐसे बनते बनते ऊतक बनेंगे, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से जीव का निर्माण हो जाता है। फिर इन्होंने अपना जो ये सिद्धांत दिया, तो इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम क्या दिया, सेल लाइनेज थ्योरी। सेल लाइनेज थ्योरी ये किसने दिया था, क्वेश्चन पूछा सेल लाइनेज थ्योरी किसने दिया था, तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। और यही थ्योरी जो है, सेल थ्योरी क्या करती है, कंप्लीट करती है। यानी पहले क्या था, अधूरा था, फिर रुडोल्फ विर्चो ने अपना जो सिद्धांत दिया, और उनके सिद्धांत में क्या नाम पड़ा इसका, सेल लाइनेज थ्योरी। जब ये सेल लाइनेज थ्योरी दिया गया तो क्या हुआ कि ये सिद्धांत जो था सेल थ्योरी का, ये कंप्लीट हो गया। इसलिए अगर मान लो पूछा जाता है कि सेल थ्योरी कौन सी थ्योरी कंप्लीट करती है, सेल लाइनेज थ्योरी, ये सेल लाइनेज थ्योरी। ठीक है, एक है वायरस। वायरस जो है कोश का सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता, यानी उसका पालन नहीं करता, क्योंकि यह कोश की संरचना नहीं है। अगर मान लो पूछा जाए कोश का सिद्धांत का अपवाद क्या है, तो हम क्या बताएंगे, वायरस। क्यों, क्योंकि वायरस जो है कोश की संगठन नहीं है या कोश की संरचना नहीं है, बल्कि कैसा है, न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना है। ठीक है, इसलिए वायरस को क्या और क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चीज़ें। मान लो पूछा जाए वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी है, तो वायरस क्या बोला गया, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी। तो अब कैसे, अगर ये जो वायरस होता है तो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है या किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है। गुणन के द्वारा क्या करें, अपनी संख्या में वृद्धि 1 2 4 6 8 10 12 16 18 20 ऐसे करते करते अपनी संख्या को करोड़ों में फैला लेता है। लेकिन जब उसी वायरस को बाहर निकाल दिया जाता है ना, किसी है ना, तो वो क्या करता है, निर्जीव जैसा लक्षण प्रदर्शित करता है। यानी एक अगर उसको रख दिया गया है, अगर एक प्रोटीन संरचना, यानी एक कोश के रूप में, कोशिका तो नहीं है लेकिन एक कण के रूप में अगर रखा गया है, हजारों वर्षों के बाद भी जब देखेंगे तो एक कण के रूप में ही क्या रहेगा, विद्यमान रहेगा। यानी उस क्या हुआ, अपनी संख्या में कोई वृद्धि नहीं किया। यानी कहने का मतलब ये कैसा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, ये यहाँ पे निर्जीव जैसा। और जब अंदर गया सजीवों के कैसा लक्षण दे रहा है, सजीव। इसीलिए क्या बोला गया, वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, कड़ी है। ऐसा करता हूँ कि एक क्लास आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जो कल क्वेश्चन दिए थे उसको एक बार और देख लेना, इसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, जहाँ पे डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।